नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम दोस्तों वो चल रहा है और लगभग शायद हमारी आज 9वीं क्लास है। काफ़ी सारी जो डिसऑर्डर्स हैं, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं दोस्तों, वो हमारे खत्म हो चुके हैं। आज का जो डिसऑर्डर है, आज मैं आपको एक छोटी सी क्लास लूंगा। मैं आपकी आज बहुत बड़ी क्लास नहीं लूंगा, 2-2 घंटे की आप लोग परेशान हो जाते हो। आज मैं एक छोटी सी क्लास लूंगा जिसमें मैं पार्किंसन जो डिजीज है दोस्तों, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इस एक ग्रेट मैन के बारे में जिसका नाम है मोहम्मद अली। एक बहुत बड़े, वर्ल्ड के सबसे बड़े बॉक्सर हुए थे दोस्तों ये। इनसे बड़ा कोई भी बॉक्सर दुनिया में नहीं हुआ अभी तक, और इनका नाम था मोहम्मद अली। जो पर्सन इतना तगड़ा बॉक्सर था, और लास्ट में जब उसकी एज बढ़ी तो उस समय उसको दोस्तों पार्किंसन डिजीज हो गई थी, और उस बहुत बुरी कंडीशन में चला जाता है। इसमें उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये बॉक्सर है, आपने नाम भी सुना होगा, लड़कों ने तो लगभग सबने सुना ही होगा। तो इनका नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली को पार्किंसन डिजीज हुई थी, तो इनके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मोहम्मद अली के बारे में भी करेंगे और हम डिस्कस करेंगे पार्किंसन के बारे में भी। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसी से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद पार्किंसन डिजीज। एक क्लाइंट है दोस्तों, पार्किंसन डिजीज से क्या हुआ, वो डायग्नोज हुआ। एंड आस्क द नर्स व्हाट कोज द डिजीज। भाई इस डिजीज की ईटियोलॉजी क्या है, क्या कारण है, पेशेंट से पूछ रहा है वो। ऑन विच अंडरलाइंग पैथोलॉजी डज द नर्स बेस ए रेस्पॉन्स। तो आपको क्या लगता है कि इन चारों में से क्या रीजन होगा कि भाई ये जो डिजीज है जो होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये कह देना कि वो पूछे आपसे कि भाई क्या होता है पार्किंसन डिजीज, तो आप कह देना कि मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नर्वस सिस्टम पढ़ा ही नहीं है, मैं तो नर्वस सिस्टम बिना पढ़े यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लो। ऐसे ये इसका आंसर आएगा ना। 5 ऑप्शन करके लिख लो यहाँ पे कि पढ़ा नहीं हो। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द माइलिन शीथ, कि माइलिन शीथ है दोस्तों उसका ब्रेकडाउन होने लग जाता है, उसके कारण से होता है। दूसरा दे रखा है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनी एक स्ट्रक्चर होती है ब्रेन के अंदर ही, उसके ब्रेकडाउन के कारण होता है। या फिर एसिटाइल जो कोलिन जो रिसेप्टर्स हैं दोस्तों, उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसके कारण होता है। या फिर जो डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया, जो बेसल गैंग्लिया है दोस्तों, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, डीजनरेट होने लग जाते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या रीजन है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन दिमाग में दोस्तों आना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि इस डिजीज को हम पार्किंसन डिजीज क्यों कहते हैं, इस क्या कारण है कि ये डिजीज जो है वो पार्किंसन डिजीज कहलाती है। तो दोस्तों इस डिजीज की जो डिस्कवरी जो की थी, खोज की थी, इसका जो डिस्कवर है वो जेम्स पार्किंसन है। जेम्स पार्किंसन ने इस डिजीज की खोज की है। उन्होंने अपने नाम के ऊपर इस डिजीज का नाम दिया है, इसलिए हम डिजीज को किस नाम से जानते हैं, पार्किंसन डिजीज के नाम से हम इसे जानते हैं। तो जेम्स पार्किंसन के नाम पर ये डिजीज पड़ी है, इसलिए हम इसे पार्किंसन डिजीज कहते हैं। ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता कि भाई इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। पार्किंसन जो डिजीज है दोस्तों, इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम पार्किंसनिज्म के नाम से भी जानते हैं। अगर पार्किंसनिज्म लिखा आता है तो उसका मीनिंग भी क्या होता है दोस्तों, पार्किंसन डिजीज है। पहले इस डिजीज को पैरालिसिस एगिटेशन के नाम से भी जानते थे, तो हो सकता है पूछ ले, आजकल कम ये यूज किया जाता है वर्ड। दिस डिजीज आल्सो नोन एज पैरालिसिस एगिटेशंस। तो पैरालिसिस एजिटेशन क्यों कहते हैं, पैरालिसिस का मतलब होता है कि दोस्तों बॉडी मूवमेंट जो होते हैं ना वो इसमें प्रेजेंट होता है, ब्रेडिकाइनेसिया। आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल बॉडी मूवमेंट कम हो जाते हैं इसके अंदर, तो इसलिए उसके नाम पे पैरालिसिस कहा है। वैसे डायरेक्टली पैरालिसिस नहीं होता, तो ब्रेडिकाइनेसिया वो देखने को मिलता है। और एगिटेशन जो है दोस्तों, वो इसका मतलब होता है ट्रीमर्स। तो इस पेशेंट के अंदर रेस्टिंग ट्रीमर्स आते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लिखते जाओ ताकि आपको दिमाग में ये रहे कि भाई हाँ मैंने यहाँ पर रेस्टिंग ट्रीमर लिखा है, ताकि दोबारा से आएगा तो और दोबारा सुनोगे, तिबारा आएगा तो तिबारा सुनोगे, तो याद रहेगा कि जो ट्रीमर्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो कैसे प्रकार की होती है, रेस्टिंग ट्रीमर्स कहते हैं। हम इन्हें किस नाम जानते हैं, रेस्टिंग ट्रीमर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर जो है दोस्तों, ये इसका ओल्ड नाम है, पुराना नाम है, इसे हम पैरालिसिस एगिटेशन के नाम से हम इसे जानते थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो पूरी चीज़ को क्या कर देगी, खोल कर रख देगी। तो ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहीं से ही, तो ध्यान रखना, इसको अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। तो इट इज द ग्रेजुअल और स्लो डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया
basal ganglia that result into decrease dopamine level, तो दोस्तों इस डिजीज के अंदर क्या होता है, पहली लाइन सुनो, हर से क्वेश्चन बनेगा, ग्रेजुअली नहीं, ग्रेजुअल लिखो, ग्रेजुअल, वैसे मीनिंग एक ही होता है लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश का टर्म से यूज नहीं है। ग्रेजुअल और स्लो डीजनरेशन ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया दैट रिजल्ट इनटू डिक्रीज डोपामिन लेवल। देखो सुनते जाओ, पहला जो वर्ड है ना दोस्तों वो ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, स्लो। स्लो का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ऐसे नहीं है कि डिजीज भाई आज आई या 15 दिन में सिम्टम्स आने लग गए, 20 दिन में आने लग गए और पेशेंट जल्दी जल्दी क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल स्लोली दो सिम्टम्स आते हैं। पूरे सिम्टम्स आने में लगभग कम से कम इसमें 10 साल तक लग जाते हैं दोस्तों, इसलिए हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेजुअल के नाम से जानते हैं। स्लो प्रोग्रेस होता है इसके अंदर। स्टार्टिंग के अंदर जो पेशेंट जब रहेगा लगभग 1 साल तक उसको, या 5-6 महीने तक, कुछ पेशेंट के अंदर अलग अलग है, मंथ्स टू ईयर इसमें टाइम लगता है। कुछ में मंथ्स में सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे, कुछ में ईयर्स में। तो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों उसके अंदर पेशेंट के अंदर सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो सिम्टम्स भी ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता दोस्तों। शुरू के अंदर उसके अंदर आगे हम बात करेंगे ऑन सेट में, जब ट्रिमर्स जो है वो ट्रिमर्स आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। ट्रिमर्स के बाद में फिर उसके बॉडी मूवमेंट्स है वो कम होंगे और फिर उसके बाद में उसके अंदर रिजिडिटी आएगी। तो इस प्रकार से पैटर्न आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये डिजीज जो है वो स्लोली आगे बढ़ती है, ऐसे नहीं है कि एकदम से आएगा। और पूरे सिम्टम्स आने में 10 साल तक पेशेंट के अंदर क्या हो जाते हैं दोस्तों, लग जाते हैं इसके अंदर। तो आगे पहली चीज समझ में आ गई। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब एक्यूट ऑनसेट होता है, ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, कैसे होता है इस पेशेंट, तो ये सब आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो ऑनसेट होता है दैट इज ग्रेजुअल या स्लो। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों, स्लो और ग्रेजुअल एक ही बात होगी, धीरे धीरे हो रहा है। डीजनरेशन ऑफ द, डीजनरेशन मतलब हो गया, मतलब कि डिप्लेशन मान लो, कमी मान लो, ब्रेक डाउन मान लो, टूटना मान लो, खराब होना मान लो, नष्ट होना मान लो, जो भी डीजनरेशन होना किसका, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। क्या है, यस, वो न्यूरॉन्स जो डोपामिन बनाते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम किस नाम से जानते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। सिंपल सी बात है, डोपामिन बनाने वाले जो न्यूरॉन्स है दोस्तों, अगर उनका ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, उसके कारण डोपामिन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस डिजीज में क्या होता है, डोपामिन बनाने वाले जो न्यूरॉन्स है दोस्तों उनका क्या होने लग जाता है, डीजनरेशन होने लग जाता है, जिसके कारण उस पेशेंट के अंदर डोपामिन का जो लेवल है दोस्तों वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। नेक्स्ट क्या चीज है, अब ये न्यूरॉन पाए कहाँ जाते हैं, तो दोस्तों ये न्यूरॉन जो पाए जाते हैं ना, ये पाए जाते हैं बेसल गैंग्लिया में। कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले एक स्ट्रक्चर है जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बेसल गैंग्लिया के नाम से जानते हैं। तो बेसल गैंग्लिया के अंदर ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, एक्चुअली में ये एक जगह पे नहीं पाए जाते, कि डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि भाई एक पॉइंट बता दें कि यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये ब्रेन के अंदर फैले हुए रहते हैं, इनके कई सारे पार्ट होते हैं। देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कौन सा था वो, ये जैसे ये वाले पार्ट हैं, ये पार्ट आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बेसल गैंग्लिया है। ये क्या है, बेसल गैंग्लिया। एक्चुअली में गैंग्लिया जो वर्ड है ना, उसको थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। अच्छा ये कौन सा रह गया, गैंग्लिया जो वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, मतलब कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। कई सारे जो न्यूरॉन्स है दोस्तों वो एक ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। तो वो जो न्यूरॉन्स जो होते हैं दोस्तों, उनकी सेल बॉडी जो होती है, ठीक है। आप न्यूरॉन्स के पार्ट जानते हो, ठीक है, न्यूरॉन्स के क्या जानते हो, पार्ट जानते हो कि न्यूरॉन्स के क्या पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक सेल बॉडी होती है जिसमें सेल बॉडी के अंदर डेंड्राइट्स भी होते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज एक्सॉन। ये दूसरा जो पार्ट है दोस्तों जिसमें माइलिन शीथ भी प्रेजेंट हो सकती है या एब्सेंट भी हो सकती है। तो ऐसे कई सारे जो न्यूरॉन्स है दोस्तों उनका ग्रुप पाया जाएगा। देखो इस प्रकार से आपको समझाता हूं मैं। तो ये जो न्यूरॉन्स है दोस्तों, इनकी जो सेल बॉडी है, ये है सेल बॉडी, ये इनका एक ग्रुप पाया जाएगा। एक्सॉन्स का नहीं, एक्सॉन अलग से रहेंगे। तो एक्सॉन्स जो होते हैं ना, वो ब्रेन के अंदर व्हाइट कलर देते हैं, इसे व्हाइट मैटर के नाम से जानते हैं। एक्सॉन कौन सा कलर देते हैं, व्हाइट मैटर। जबकि ये जो सेल बॉडी जो होती है, इनको ग्रुप जो होता है दोस्तों, उसे हम गैंग्लिया या फिर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इनका ग्रुप है, क्या कहलाएगा, गैंग्लिया कहलाएगा। न्यूक्लियस छोड़ा, आप गैंग्लिया याद रखना ना, गैंग्लिया कहलाएगा। ये कौन से कलर के होंगे, ग्रे मैटर के कलर के होंगे। ये कैसे कलर के होंगे दोस्तों, ग्रे मैटर।
तो एक्चुअली में बेसल गैंग्लिया ग्रे मैटर्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब कई कई जगह पे पाए जाते हैं, सब जगह पर ये न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते हैं कि भाई हर जगह ये न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते हैं, तो कुछ कुछ जगह के ऊपर ये क्या होते हैं दोस्तों, फैले हुए होते हैं। तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, बेसल गैंग्लिया के नाम से जानते हैं। ज्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा, बस इतना सा ध्यान रखो कि गैंग्लिया वो स्ट्रक्चर्स होती है दोस्तों, जो कि गैंग्लिया के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी पाई जाती हैं जो कि किसका फॉर्मेशन करती हैं, डोपामिन, उसके डोपामिन जो न्यूरॉन्स जो है वो पाए जाते हैं जो कि डोपामिन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। बस इतना इतना याद रख लो, ज्यादा नहीं, कि बेसल गैंग्लिया के कारण डोपामिन का फॉर्मेशन होता है, बस एक लाइन। ज्यादा डिटेल में जाने की यहाँ पर जरूरत है भी नहीं, कोई फायदा भी आपको नहीं होगा। कई बार ये भी पूछ लेते हैं दोस्तों कि भाई बेसल गैंग्लिया का भी कौन सा पार्ट, ठीक है, अब आपको मान लो इस क्वेश्चन में बेसल गैंग्लिया दे दिया लेकिन बेसल गैंग्लिया नहीं दे, तो बेसल गैंग्लिया के भी कई सारे पार्ट होते हैं, उस पार्ट में भी अगर आपको पूछे, ये यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दैट इज बेसल गैंग्लिया, ठीक है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है दैट इज बेसल गैंग्लिया। कई सारे पार्ट होते हैं, कोडेट होता है, न्यूक्लियस होता है, ऐसे कई सारे इसके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो इनमें से एक ऐसा पार्ट होता है दोस्तों जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है किसके अंदर, पार्किंसन डिजीज के अंदर, या हम कह सकते हैं जिसके अंदर डोपामिन के जो डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन है जो डोपामिन का फॉर्मेशन करते हैं वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्ट होता है। उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उसको हम सब्सटेंसिया निग्रा के नाम से जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, कि मेन जो पार्ट इफेक्ट होता है, अगर वो बेसल गैंग्लिया नहीं दे तो बेसल गैंग्लिया का कोई पार्ट देगा, बेसल गैंग्लिया दे देगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो वो बेसल गैंग्लिया नहीं दे रहा तो फिर वो आपको क्या देगा, वो देगा आपको सब्सटेंसिया नाइग्रा। तो ये भी ध्यान रखना, हो सकता है कि क्वेश्चन ये आ जाए कि पार्किंसन डिजीज इज द डिसऑर्डर ऑफ द, तो इसमें फिर ऑप्शन में बेसल गैंग्लिया नहीं मिले तो आप फिर को क्या मिलेगा, क्योंकि बेसल गैंग्लिया का ही एक पार्ट होता है ये सब्सटेंसिया निग्रा, बेसल गैंग्लिया जो होता है उसी का एक पार्ट होता है सब्सटेंसिया निग्रा। जैसे ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है इसमें यहाँ पर ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, मैं लाइट को एक बार बंद करके इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। वैसे कोई फायदा नहीं है, आपको फायदा इसका कोई इतना पूछते भी नहीं है, बट फिर भी मान लो आपके मन में हो कि कहाँ पाया जाता है। तो जैसे ब्रेन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स जो दिख रही हैं आपको, ये है सब्सटेंसिया निग्रा। तो बेसल गैंग्लिया का भी कोई पार्ट पूछे कि जो इफेक्ट होता है दोस्तों, तो वो कौन सा आएगा, सब्सटेंसिया निग्रा आएगा। अब आपको दिमाग पूरा कॉम्प्लेक्स हो चुका होगा, तो उसको वापस से सिंपल फॉर्म में लाते हैं। आपको अगर अपने ब्रेन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है ना, तो उसको सिंपल बनाओ। टफ बनाकर कोई भी चीज़ आज तक किसी के दिमाग में गई नहीं, वो रखने वाला है कभी भी। ब्रेन कहता है कि मुझे सिंपल फॉर्म में आप बना के डालो तो ही मैं चीज़ को याद करूंगा। अब सिंपल सी फॉर्म क्या है कि भाई ब्रेन के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो डोपामिन बनाते हैं, तो वो जो न्यूरॉन्स है दोस्तों उनका क्या होने लग जाता है, डिजनरेशन होने लग जाता है, किसमें, पार्किंसन डिजीज में। फिर क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पाए जाते हैं, बेसल गैंग्लिया में पाए जाते हैं। फिर ये पूछेगा बेसल गैंग्लिया के अंदर भी मेनली कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, तो वो सब्सटेंसिया निग्रा होता है। क्या होता है, सब्सटेंसिया निग्रा। बस खत्म, बाकी की कहानी सारी खत्म है। जो भी पढ़ा है उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो सब भूल जाओ आप। बस जो अभी ये जो 2 सेंटेंस बोले आपको, वो सिर्फ आपको याद रखने हैं। अब डिपेंड ये करता है दोस्तों कि भाई उसके नष्ट होने के कारण होता क्या है, क्या बेसल गैंग्लिया ऐसा क्या काम करता है कि भैया डोपामिन कैसा क्या काम करता है दोस्तों, जो हमें इस डिजीज के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये 3 काम करता है दोस्तों। बेसल गैंग्लिया के 3 फंक्शन होते हैं। इसको पहला जो फंक्शन है दोस्तों वो कहलाता है आपका कि ये जो इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट्स है ना, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल द इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। हमारे अंदर जो भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहे हैं दोस्तों, उन सभी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी के अंदर हार्ट है आपका, मान लो वो मूवमेंट कर रहा है, या कोई भी ऐसा ऑर्गन जो मूवमेंट खुद करता है, ठीक है, उसे हम किस नाम जानते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के नाम जानते हैं। तो उसको कंट्रोल करने का जो काम है ना दोस्तों, मेनली वो कौन करता है, बेसल गैंग्लिया करता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं करूँ हार्ट अफेक्ट होता है, मैं सिर्फ एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, क्योंकि इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो हम नहीं चाहते और अपने आप फिर भी मूवमेंट होता रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट बोलेंगे, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है, हम चाहते भी नहीं है फिर भी होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो फंक्शन है इसका, ट्यूनिंग ऑफ द वॉलेंट्री मूवमेंट्स, वॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब जो हम चाहते हैं ना, भाई हाथ का मूवमेंट करवाना, ये सब करवाना, तो उसमें ये बाकी के ब्रेन के जो पार्ट है उनके साथ मिलके काम करता है, अकेला नहीं कहेंगे हम। तो ट्यूनिंग कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग ऑफ द वॉलेंट्री मूवमेंट का काम करता है। थर्ड दोस्तों, मेंटेन द पोस्चर ऑफ द बॉडी, मेंटेन द पोस्चर ऑफ द बॉडी। ये सिम्टम्स याद करने हैं आपको। अब ये नहीं कहूंगा कि इसको सिंपल बना दो, क्योंकि पहले से सिंपल है भाई, याद करो। 3 ही तो चीज याद करनी है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट और पोस्चर। 3 तो बड़ी याद रखनी है ना, वॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट और पोस्चर।
वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और पोस्चर, 3 काम करता है ये। तो इसका मतलब इस डिजीज के अंदर क्या होगा, वॉलेंट्री मसल्स हैं वो भी इफेक्ट होंगी, इनवॉलेंट्री जो मसल्स हैं वो भी इफेक्ट होगी, और जो बॉडी की जो पोस्चर है ना वो भी इफेक्ट होगी। अब कुछ बच्चे तो ये भी कहेंगे सर पोस्चर क्या होता है ये भी बता दो। तो पोस्चर मतलब जैसे आप खड़े हो, मान लो आप चल रहे हो, किस तरीके से चल रहे हो आप, बिल्कुल सीधा, लेकिन आपको मान लो पोस्चर बिगड़ जाए, आप बैलेंस बना रहे हो, आपकी सेंट्रल ग्रेविटी बन रही है जिसके कारण आपका बैलेंस बन रहा है, आप चलने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन दोस्तों मान लो कि आपका जो पोस्चर है वो नहीं बन पाए और आप अलग तरीके से चलने लग जाओ, आपको ऐसा लगे कि मेरी बॉडी जो है बैलेंस नहीं बना पा रही है, तो फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं, भाई पोस्चर में गड़बड़ हो गई है, कुछ गेट में प्रॉब्लम हो गई, वॉकिंग में प्रॉब्लम हो गई है। तो वो पोस्चर जो मेंटेन रखता है ना वो कौन करता है दोस्तों, बेसल गैंग्लिया करता है। अब ये जो तीनों जो फंक्शन होते हैं ना, इन तीनों फंक्शन को हम एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन के नाम से जानते हैं। इन तीनों फंक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन, या इसे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम या एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन। अब एक क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों किसी एग्जाम में, किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई पार्किंसन डिजीज के अंदर कौन से फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, कौन से फंक्शंस अल्टर होते हैं या डिसफंक्शन होते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शंस। कौन से फंक्शंस में प्रॉब्लम आती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शंस में आती है। एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन करता कौन है, बेसल गैंग्लिया करता है। बेसल गैंग्लिया पाया कहां जाता है, ब्रेन के अंदर पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, फैले हुए फॉर्म में पाया जाता है। किस चीज का बना हुआ होता है, तो ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। पाया किसके अंदर जाता है, व्हाइट मैटर के अंदर। दसेम व्हाइट मैटर में रहते हैं और खुद कौन से होते हैं दोस्तों, ये ग्रे मैटर होते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा है याद करना, कुछ ज्यादा है नहीं आपके लिए कुछ। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द बेसल गैंग्लिया विच इज मेनली अफेक्ट इन दिस डिसऑर्डर। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सबस्टेंसिया निग्रा। सबस्टेंसिया निग्रा, नाइग्रा बोलते हैं इसको वैसे, सबस्टेंसिया नाइग्रा। तो ये 2 वर्ड तो आपको नए वर्ड आज बहुत सारे मिलेंगे, कई सारे नए नए वर्ड बताऊंगा आपको। ये इसलिए मैं एक ही डिजीज लेके आया हूँ कि ऐसे बनना हो जाए कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ और ये कहो कि सर कितने ही वर्ड आ गए। तो सबस्टेंसिया नाइग्रा जो है दोस्तों, एक वर्ड हमारे सामने नया आया, 3 वर्ड आए हमारे सामने। एक बेसल गैंग्लिया आया, उसका पार्ट है कौन सा, सबस्टेंसिया नाइग्रा, और एक जो वर्ड है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शंस आए। ठीक है, तो 3 फंक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड पोस्चर। चलो नेक्स्ट, न्यूरोट्रांसमीटर क्या चेंजेस होते हैं। देखो क्वेश्चन आता है, पहला ऑप्शन आपका हमेशा जाएगा, ध्यान रखना कि जो डोपामीन है उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डोपामीन का लेवल क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। लेकिन मान लो आपसे ये पूछ ले कि भाई डोपामीन ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब डोपामीन का लेवल जो है ना दोस्तों वो कम होता है, डोपामीन का लेवल क्या होता है, कम होता है, तो एसिटाइलकोलिन का लेवल भी बढ़ जाता है कई बार। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिले कि डोपामीन या एसिटाइलकोलिन, तब आप क्या करोगे, सिर्फ दोस्तों डोपामीन करोगे। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई दोनों ही आ जाएं ऑप्शन में, तो फिर दोनों करोगे। लेकिन एक चूज करना हो तो डोपामीन चूज करना। डोपामीन का लेवल क्या हो जाता है दोस्तों इसके अंदर, कम हो जाता है। ठीक है, कुछ मात्रा में एसिटाइलकोलिन का लेवल भी क्या होता है, बढ़ता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब हम इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं कि भाई ये डिजीज होती है तो क्यों होती है, क्या कारण है इस डिजीज के होने का। तो इसके कई सारे रीजन है दोस्तों। सबसे पहला जो सबसे बड़ा रीजन होता है इसका, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज। इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज का मतलब क्या होता है दोस्तों कि भाई मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, और ये सुनकर हमें क्या हो जाती है, खुशी हो जाती है कि हमें याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप वो मत करो, कई सारे रिस्क फैक्टर होते हैं इसके। बस दोस्तों इसके जो मेन इटियोलॉजी है पता ही नहीं चलता कि भाई क्यों डैश। कई बार ऐसा होता है, ऐसे हर बार नहीं होता, ध्यान रखना। कुछ पार्किंसन डिजीज कुछ पेशेंट के अंदर पता ही नहीं चलती कि क्यों आई है, उसका रीजन नहीं पता चलता, उसका सीधा ट्रीटमेंट ही करते हैं। रीजन पता ही नहीं चलता कि पेशेंट के अंदर भाई ये डिजीज आई है तो क्यों आई है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज के नाम से हम इसे जानते हैं। किस नाम जानते हैं, इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। दूसरी दोस्तों ये डिजीज होती है वो कहलाती है ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन डिजीज या पार्किंसनिज्म बोल दो। ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म का मतलब क्या होता है, पार्किंसन डिजीज का मतलब ड्रग के कारण भी हो सकती है दोस्तों। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, तो 2 ही ड्रग्स याद रखनी है आपको। कुछ एंटी हाइपरटेंसिव होती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं, और कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, एंटी साइकोटिक का तो आपको एग्जांपल भी याद नहीं करना। तो एंटी हाइपरटेंसिव में एक ड्रग है वो याद कर लेना थोड़ा सा, क्या पता किसी एग्जाम में पूछ लें। तो रिसरपाइन एक ड्रग होती है दोस्तों, रिसरपाइन एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। उसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, पार्किंसन डिजीज हो सकता है। एंटी साइकोटिक सारे एग्जांपल हैं, तो कोई स्पेशल एग्जांपल नहीं है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स है यूज करने के कारण भी क्या हो सकता है, पार्किंसन। तो ड्रग्स के यूज करने के कारण अगर पार्किंसन हो रहा है तो इसे ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म या ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन डिजीज के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंसिव में एक ड्रग याद रखना,
नेक्स्ट वर्ड जो आपको याद रखना है आज की क्लास में वो रीसरपाइन याद करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों इसके अंदर आएगा वो है आपका, बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं है कि मैं सोच रहा हूं किस सीक्वेंस में डालूं इनको। थर्ड जो है दोस्तों दैट इज ट्रोमा, जो कि हमारे ग्रेट मैन मोहम्मद अली के साथ हुआ था। बहुत बड़े बॉक्सर थे, खतरनाक बॉक्सर। तो बॉक्सिंग रिंग के अंदर उतरते थे, हारते नहीं थे, सबको परास्त कर देते थे वो। एक्चुअली में ये जो बॉक्सर होते हैं इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती है, लाइफ का मतलब बॉक्सिंग रिंग में ज़्यादा नहीं चल सकते कई सालों तक ये, ठीक है। और एक स्पेशल टाइप के बॉक्सर थे वो उसमें एक दो साल तक ये आदमी रहता है, लेकिन वो लगातार 10 साल तक चैंपियन बने रहे थे। तो कहीं पर उनके डायरेक्टली दोस्तों जो बेसल गैंग्लिया है उस पर क्या हुआ था, इंजरी हुई थी। तो इंजरी टू बेसल गैंग्लिया भी इसका क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है। इंजरी टू बेसल गैंग्लिया, अगर बेसल गैंग्लिया के ऊपर क्या लग जाए, चोट लग जाए, तो यही रीजन मानते हैं मोहम्मद अली के अंदर कि भाई उसके अंदर पार्किंसन डिजीज आने का क्या कारण है। चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन मानना यही जाता है दोस्तों कि उनकी जो बेसल गैंग्लिया है ना वो पक्का उनका क्या हुआ था, इंजर्ड हुआ था। जब वो रिंग में थे, रिंग के दौरान उनका बेसल गैंग्लिया क्या हुआ होगा, इंजर्ड हुआ होगा। तो वो ट्रॉमा भी इसका एक क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है। तो एग्जाम्पल आपको याद रहेगा ना, ऐसे किसी का नाम लेने से याद हो जाता है। सलमान खान का नाम याद करते ही आपको याद आ जाता है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया या टिक डोलोयूरेक्स, टिक डोलोयूरेक्स। इसके बाद में और क्या रीजन हो सकता है दोस्तों, तो सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इसका रीजन हो सकता है कि जो सेरिब्रल जो आर्टरी है दोस्तों उसके हार्डनिंग होने के कारण जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, उसके कारण भी ये हो सकता है, ठीक है। बस नाम याद रख लो, कुछ ज़्यादा फोकस इस पे नहीं करना आपको। तो सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी इसका क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है ये, वायरल इन्फेक्शन। अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं आप एनसीफेलाइटिस। ब्रेन के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो बेसल गैंग्लिया को भी इफेक्ट करेगा, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, आपको पार्किंसन डिजीज हो सकता है। हाइपर पैराथायरोडिज्म या हाइपोपैराथायरोडिज्म दोनों ही कोज करवाते हैं, ध्यान रखना। इंक्रीज पैराथायरोड हार्मोन या डिक्रीज पैराथायरोडिज्म बोला हूं, ठीक है, थायरोडिज्म नहीं बोल रहा। तो हाइपर पैराथायरोडिज्म या हाइपोपैराथायरोडिज्म दोनों। पैराथायरोडिज्म के अंदर क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आप इसको ऐसे हमेशा याद रखा करो, कई बार आप भूल जाते होगे कि यार ये कैल्शियम है ना बढ़ता है कि कम होता है, कैल्सिटोनिन क्या करता है, दोनों उल्टा काम करते हैं, कैल्सिटोनिन और पैराथायरोड हार्मोन। तो आप पैराथायरोड हार्मोन को ऐसे लिखा करो, ऐसे लिखा करो आप, PTH, टी को डिजाइन बनाया करो। तो इसका मतलब याद रखिएगा कैल्शियम को ये क्या करता है, बढ़ाता है। पैराथायरोड हार्मोन कैल्शियम को क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। तो कैल्सिटोनिन उल्टा करेगा, कैल्सिटोनिन जो होता है थायराइड ग्लैंड से बनता है, ये पैराथायराइड ग्लैंड से बनता है, ये इंक्रीज करता है कैल्शियम को डिक्रीज। ऐसे करते हैं कि जो कैल्शियम जो है ना दोस्तों, उन डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स हो ना उनके अंदर क्या हो जाता है, डिपोजिटेड हो जाता है। और उसको डिपोजिशन होने के कारण क्या होता है दोस्तों, पार्किंसन डिजीज हो जाती है, वो ब्रेक डाउन होने लग जाता है उनका, वो फंक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अंदर फोस्फोट बढ़ जाता है, तो फोस्फेट के बढ़ने के कारण भी ये होता है, ठीक है। पीटीएच के अंदर क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, जैसे हाइपर पैराथायरोडिज्म पूछे तो कैल्शियम बढ़ेगा, फोस्फोट कम होगा, ठीक है, फोस्फोरस कम होगा या फोस्फेट कम होगा। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये बढ़ेगा तो कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम तो कम होता है लेकिन फोस्फेट क्या हो जाता है दोस्तों, इसके अंदर बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। एक और लिख लो बस, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। मैग्नीज, जो फूड जो है दोस्तों वो अगर कंटामिनेटेड हो जाए मैग्नीज के साथ, जो हम खाना खाते हैं अगर वो मैग्नीज के साथ क्या हो जाए, कंटामिनेटेड हो जाए, तो उसका भी वो भी एक रीजन होता है दोस्तों। तो मैग्नीज जो है वो भी एक क्या होता है, इसका रीजन होता है, मैग्नीज के कारण भी हो सकता है। तो ये पूछ सकता है डायरेक्टली, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा एलिमेंट है जिसके कारण हो सकता है, तो मैग्नीज आएगा वो, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा ये, इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर ऑनसेट पे बात करें, स्टार्टिंग में बात करें कि भाई कौन कौन सी क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो स्टार्टिंग में ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है लगभग, ठीक है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्लाइंट को पता ही नहीं रहता कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। अभी यहाँ पर मैं क्लिनिकल फीचर स्टार्ट भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि भाई होता क्या है। फिर उसके बाद में उसके अंदर स्टार्ट होंगे बिल्कुल, मतलब ट्रिमर्स आना स्टार्ट होंगे, बिल्कुल माइनर ट्रिमर्स आते हैं, माइनर ट्रिमर्स इन वन हैंड, ठीक है, हाथ के अंदर ऐसे मूवमेंट होना, दैट इज कॉल्ड ट्रिमर्स। वैसे कहीं भी हो सकता है लेकिन मैं हाथ का एग्जांपल ले रहा हूं, माइनर ट्रिमर्स इन हैंड,
पेशेंट सोचेगा और कोई वैसे रीजन होगा, कुछ कमजोरी हो गई होगी, कुछ कैल्शियम की कमी हो गई होगी, ठीक है, तो डॉक्टर कैल्शियम की चेक करवाएगा, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट्स होने लगेंगे, लेकिन वो बिल्कुल कम होते हैं बिल्कुल, ठीक है, और वो भी यूनिलैटरल होते हैं, एक साइड मतलब एक हाथ में हो रहा है दूसरे में नहीं होगा, ठीक है, तो सिमेट्रिकल नहीं होता है, एसिमेट्रिकल। स्टार्टिंग में कैसा होता है, यूनिलैटरल या एसिमेट्रिकल होता है, यूनिलैटरल, बाद में पूरी बॉडी में होने लग जाते हैं, यूनिलैटरल एंड एसिमेट्रिकल। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इसको रट मत लेना कि हमेशा ही ये रहते हैं ये, ठीक है। एट ओन सेट, मैं फिर से लिख रहा हूँ कि कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाए कि बाद में उसको 6 महीने बाद देखे और फिर कहे कि सर आपने बताया था ये तो पूरी बॉडी में होता है और आपने यूनिलैटरल बता दिया था। तो स्टार्टिंग में नहीं होता है दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ेगी तो डिजीज के आगे बढ़ने के साथ दोस्तों मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, तो ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलेगा, मतलब बॉडी के मूवमेंट्स क्या होना, कम होना, जो मूवमेंट्स हम कर पा रहे हैं उस मूवमेंट वो नहीं कर पाएगा, तो ब्रेडिकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया, एकाइनेसिया देखने को मिलता है, मूवमेंट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिर जैसे और ज्यादा आगे डिजीज बढ़ेगी दोस्तों, और प्रोग्रेस होगी ना, तो फिर रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मसल टोन बढ़ गई, अब मसल्स की टोन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो स्टीफनेस आ जाती है मसल्स के अंदर, क्या आ जाती है, स्टीफनेस, हार्डनिंग आ जाती है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। तो लास्ट में जो फिर डिजीज है दोस्तों, उसके अंदर क्या आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, लास्ट में डिजीज के अंदर क्या आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है ना। तो यहाँ इस प्रकार से डिजीज का प्रोग्रेशन होता है। तो थोड़ा सा समझाना चाह रहा था कि शुरू में एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, माइनर ट्रीमर्स इन हैंड देखने को मिलता है, इसके अलावा ब्रेडिकाइनेसिया और रिजिडिटी। अब एक चीज और बताऊंगा, एक सिम्टम आपको लगेगा सर ये सिम्टम क्या है, जब, लेकिन ये सिम्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। पेशेंट को माइनर ट्रीमर्स के साथ है ना, स्टार्टिंग के अंदर पेशेंट है ना आपको बाद में बताएगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से पूरा डिटोरिएट थोड़ी हो जाता है कि कुछ बोल नहीं पाता है, बोलता है अच्छे से मूवमेंट भी करता है, आपकी बात भी मानेगा। पेशेंट को ना कॉन्स्टिपेशन और देखने को मिला है, तो कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिपेशन अर्लीस्ट सिम्टम्स के अंदर आता है, स्टार्टिंग में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है। भाई किसी आपको मान लो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो आप ये थोड़ी कहोगे मुझे 6 महीने के बाद पार्किंसन हो जाएगा, इसलिए नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होने के कारण ये इतना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, इस डिजीज के अंदर स्टार्टिंग में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, और एक बुक में लिखा हुआ है कि ये अर्लीस्ट सिम्टम है ये। तो शुरुआत कहाँ से हुई, एसिम्प्टोमेटिक हुई, फिर यूनिलैटरल या एसिमेट्रिकल मतलब एक तरफ पूरी बॉडी के अंदर ही, सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ, ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ, जो हमने पढ़ा था पिछली डिजीज में और गुलेनबेयर में पढ़ा था हमने। इसके बाद में फिर मूवमेंट कम होंगे और फिर रिजिडिटी आएगी, तो इस पैटर्न में चलता है ये। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीमर्स की। तो दूसरा जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो ट्रीमर से रिलेटेड होगा। पहला तो ऑन सेट की बात कर ली, इसमें जो भी सारे सिम्टम्स आ गए कि किस प्रकार से बॉडी बढ़ता है, तो एक्चुअली में है तो ये पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसके अंदर ट्रीमर्स देखने को मिलते हैं, और इन ट्रीमर्स को है ना, इनका एक स्पेशल नाम है दोस्तों, इन्हें हम रेस्टिंग ट्रीमर्स, आज कुछ नए नए नाम आएंगे थोड़ा सा ना, तो आपको भी कोऑपरेट करना है और इनको 3-4 बार पढ़ना, याद हो जाएंगे। रेस्टिंग ट्रीमर्स, या फिर इन्हें दोस्तों हम स्टैटिक ट्रीमर्स, या इन्हें हम ड्रम स्टिक ट्रीमर्स के नाम से जानते हैं। ड्रम स्टिक ट्रीमर्स के नाम से जानते हैं। तो ये ट्रीमर्स क्या कहलाते हैं, क्या तो रेस्टिंग ट्रीमर्स कहलाएंगे, या स्टैटिक ट्रीमर्स कहलाएंगे, या ड्रम स्टिक ट्रीमर्स कहलाएंगे। अभी समझा देता हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। रेस्टिंग ट्रीमर्स या स्टैटिक का तो मतलब एक ही होता है। इन दोनों का क्या मीनिंग होता है दोस्तों, कि जो पेशेंट जब रेस्ट करता है ना, रेस्ट के दौरान पेशेंट के अंदर ट्रीमर्स आते हैं, लेकिन जब पेशेंट वर्क करेगा, काम करेगा, कुछ भी एक्टिविटी करेगा, तो उसके अंदर ये ट्रीमर्स क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, नहीं आते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम किस नाम जानते हैं, रेस्टिंग या स्टैटिक ट्रीमर्स के नाम से जानते हैं। ये रुके हुए से ट्रीमर्स हैं, रेस्ट के दौरान होने वाले ट्रीमर्स हैं, इसलिए इन ट्रीमर्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेस्टिंग ट्रीमर्स या स्टैटिक ट्रीमर्स के नाम से जानते हैं। इन्हें ड्रम स्टिक ट्रीमर्स भी बोलते हैं। जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो ना, जैसे ढोलक बजाते हैं, तो ढोलक वैसे तेज तेज बजा रहे हो, तो लेकिन थोड़ा सा इस प्रकार से ट्रीमर्स आएंगे, तो जैसे कोई उसको पीट रहा हो। आगे एक चीज़ और बताऊंगा आपको मैं, इस प्रकार से पिल रोलिंग मूवमेंट होता है इसमें, वो भी ड्रम स्टिक की तरह ही होता है। तो ड्रम स्टिक ट्रीमर्स इसमें देखने को मिलते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना, ये क्लिनिकल फीचर्स। अब इसमें दूसरा दोस्तों कुछ स्पेशल मूवमेंट देखने को मिलते हैं, उनको हम पिल रोलिंग मूवमेंट्स बोलते हैं। तो आप स्पेशल मूवमेंट मत लिखना, मैं इसलिए स्पेशल मूवमेंट लिख के लाया हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगे सर ने लिख ही लिया पहले ही, मान लो। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जैसे मैंने याद किया तो आपको भी याद होना चाहिए ना भाई, मुझे भी तो, मैंने भी तो याद ही किए हैं ना। तो जो स्पेशल कुछ प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, तो उन्हें हम पिल रोलिंग मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब ये पिल रोलिंग मूवमेंट्स कैसे होते हैं उनको मैं समझाता हूँ। पिल का मतलब ऐसे मान लो मेडिसिन, और मेडिसिन को आप रोल करो, मतलब उसको पीसो, हाथ में लेकर आप उसको पीसो, तो इस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलता है। या फिर आप जैसे पैसे गिनते हैं ना,
तो पैसे गिनते हैं, हम ऐसे ऐसे गिनते हैं पैसे ऐसे करके। तो इस प्रकार से पेशेंट है ना दोस्तों क्या करेगा कि जो थंब को है ना वो रोल करेगा, किसके ऊपर, इंडेक्स फिंगर के ऊपर या फिर मिडिल फिंगर के ऊपर, इन दोनों के ऊपर इस प्रकार से रोल करता रहेगा पेशेंट। बस ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आप वीडियोज़ में भी देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी आपको पार्किंसन डिजीज़ की, लेकिन आपके पास कितना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मान लो एक टीचर है उसको पढ़ाना है तो वो ठीक है, वो एक सब्जेक्ट रिलेटेड है, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो मैं आपके लिए देखता हूँ वीडियो, तो पेशेंट इस प्रकार से करेगा, जैसे पैसे गिन रहा हो या फिर कोई किसी चीज़ को पीस रहा हो, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे 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 करता रहेगा पेशेंट। ठीक है, तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, पिल रोलिंग मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि भाई कैसे होते हैं, तो थम्स जो है वो रोल करता है, थम्स रोल ओवर, मेनली तो इंडेक्स फिंगर पे ही करता है, लेकिन कुछ बार मिडिल फिंगर तक भी पहुंच जाता है। मेनली इस फिंगर पे ही करता है वो, मिडिल फिंगर पे भी पहुंच जाता है। रोल ओवर इंडेक्स फिंगर, ब्रैकेट में लिखना मेनली एंड मिडिल फिंगर, थंब को यहां लाके उस पर रोल कर रहा है ना, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, पिल रोलिंग मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा भाई, तो है तो ये भी एक तरीका का ट्रिमर ही है, ये भी क्या है दोस्तों, ट्रिमर ही है। वो जानबूझ के नहीं कर रहा है ऐसे, आप सोच रहे हो कि वो जानबूझ के पैसे गिन रहा है, उसके पास पैसे ज्यादा आ गए, तो जानबूझ के नहीं करता है वो, बट ट्रिमर्स की तरह उसकी बॉडी में क्या होते हैं, ये मूवमेंट देखने को मिलते हैं, तो इन्हें पिल रोलिंग मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों कि उसकी बॉडी के अंदर भी उसकी जो बॉडी के जो मूवमेंट्स जो हो ना उन पे क्या फर्क पड़ता है। आगे आगे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे डिजीज बढ़ती है ना, तो उस पेशेंट के बॉडी के जो मूवमेंट्स दोस्तों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसे हम ब्रेडिकाइनेसिया बोलेंगे। तो मूवमेंट का कम होना, ध्यान रखना, बहुत बहुत मतलब स्पेशल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ये, कि पेशेंट के अंदर ब्रेडिकाइनेसिया, या फिर दोस्तों इसको अगर ऑप्शन में ब्रेडिकाइनेसिया नहीं मिले तो हाइपोकाइनेसिया करके आना, और अगर ये भी नहीं मिले तो फिर बिल्कुल अगर मूवमेंट बंद ही हो गए दोस्तों, तो फिर से हम किस नाम जानेंगे, अकाइनेसिया के नाम से जानेंगे। तो ध्यान रखना कि पेशेंट के अंदर मूवमेंट कम होते हैं, मेन तो आपको यही मिलेगा। अगर ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको हाइपोकाइनेसिया मिलेगा या फिर अकाइनेसिया मिलेगा। तो डिक्रीज्ड बॉडी मूवमेंट्स क्या कहलाता है दोस्तों, आपका ब्रेडिकाइनेसिया कहलाता है। तो बॉडी मूवमेंट्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो पेशेंट के अंदर ब्रेडिकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया या अकाइनेसिया देखने को मिलता है। क्यों होता है वो मैं आपको बेसल गैंग्लिया के फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि तो फेस और जो बॉडी है ना उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो उसका जो फेस जो है ना दोस्तों, उसको हम बोलते हैं मास्क लाइक फेस। ऐसे पेशेंट के अंदर मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है। अब मास्क लाइक फेस का मतलब क्या है भाई, हम ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है हमारा, तो ये ऑटोमेटेड इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, हमें पता नहीं होता लेकिन ये मूवमेंट हम करते रहते हैं, तो ये मूवमेंट्स क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या होगा दोस्तों, ब्लिंकिंग नहीं करेगा, स्माइल नहीं करेगा। अब आप बताओ कि आप ब्लिंकिंग भी नहीं करो और आप स्माइल भी नहीं करो, अगर आप ब्लिंकिंग भी नहीं कर रहे हो और स्माइल भी नहीं कर रहे हो तो आपका चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन ही नहीं रहेगा, और जब आपके चेहरे पे दोस्तों एक्सप्रेशन नहीं रहेगा तो फिर आप इसे किस नाम से जानोगे, मास्क लाइक फेस के नाम से जानोगे। आप इसे किस नाम से जानेंगे दोस्तों, मास्क लाइक फेस के नाम से जानोगे। और बॉडी के मूवमेंट्स अगर कम हो गए दोस्तों तो आप इसे क्या बोलोगे, स्टैच्यू बॉडी बोलोगे आप इसे। तो पेशेंट की जो बॉडी है ऐसे लगेगी जैसे स्टैच्यू हो, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, वो मान लो ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा रहेगा, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन है नहीं, इस प्रकार से पेशेंट चलता है आगे की तरफ। ठीक है, तो फेस में आपसे पूछे कि कैसा फेस दिखाई देता है, तो मास्क लाइक फेस दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है मास्क लाइक, क्योंकि ब्लिंकिंग नहीं होती है आंखों के अंदर, चेहरे के ऊपर कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देता, तो ऐसा लगेगा कोई इफेक्ट नहीं है, चेहरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इसे हम किस नाम जानते हैं, फ्लैटेंड इफेक्ट। आगे बताऊंगा आपको इफेक्ट, इमोशनल चेंजेस आते हैं, तो पेशेंट का चेहरा कैसे दिखाई देता है, क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, फ्लैटेंड इफेक्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देता, तो फ्लैटेंड इफेक्ट प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन भी आएगा आगे, ध्यान रखना। और बॉडी है वो स्टैचू की तरह दिखाई देगी, जैसे कोई स्टैचू हो, मूर्ति हो, तो मूर्ति की तरह दिखाई देती है। सैलाइवा की ड्रूलिंग देखने को मिलती है। सैलाइवा की क्या देखने को मिलती है, बाहर निकल जाती है सैलाइवा। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर सैलाइवा बनती है ना, तो हम अंदर उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्वेलो कर रहे हैं। तो एक्चुअली में इसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑटोमेटेड इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। हमें पता ही नहीं रहता, हम स्वेलो करते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती है। तो एब्सेंस ऑफ ऑटोमेटेड इनवॉलेंट्री मूवमेंट पाया जाता है, मतलब अपने आप जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। तो उसके कारण उसके जो सैलाइवा है दोस्तों वो क्या निकलेगी, बाहर की तरफ निकलती जाती है, लार का बाहर निकलना। इसे हम किस नाम जानते हैं, ड्रूलिंग के नाम से जानते हैं। तो ड्रूलिंग देखने को मिलती है किसकी, सैलाइवा की। तो ड्रूलिंग ऑफ सैलाइवा, ध्यान रखना कारण क्या है, एब्सेंस ऑफ द ऑटोमेटेड इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा फोकस रहे। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे पेशेंट के अंदर कुछ स्पेशल प्रकार की, अब रिजिडिटी पे आ जाते हैं। तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलती है, रिजिडिटी देखने को मिलती है। दो प्रकार की रिजिडिटी देखने को मिलती है,
एक जो रिजिडिटी है उसे बोलते हैं लेड पाइप रिजिडिटी, और दूसरी जो रिजिडिटी दोस्तों उसको हम बोलते हैं कोग व्हील रिजिडिटी। कोग व्हील रिजिडिटी अभी समझा दूंगा मैं दोनों को, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेड पाइप का मतलब क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बताया रिजिडिटी पाई जाती है, तो मसल टोन लास्ट में डिजीज जब और ज्यादा प्रोग्रेस करेगी तो मसल टोन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मसल्स क्या हो जाएंगी दोस्तों, स्टीफनेस आ जाएगी मसल के अंदर, हार्ड हो जाएंगी, टफ हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई लोहे का पाइप हो या कोई लेड का पाइप हो, ठीक है। तो लेड पाइप की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, लेड पाइप रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। हाथ को पकड़ोगे ऐसा लगेगा जैसे कोई पाइप हो, ठीक है, इतना समझ लो। लेड भी नहीं समझो तो लेड धातु होती है, तो धातु का बना हुआ पाइप, तो ऐसा फील होगा दोस्तों जैसे कोई पाइप हो। पैरों को बिल्कुल रिजिडिटी हो जाती है, मसल्स की टोन इंक्रीज होने के कारण स्टीफनेस आ जाती है, हार्ड हो जाती है मसल्स, तो उसके कारण कौन सी रिजिडिटी प्रेजेंट होती है, लेड पाइप रिजिडिटी प्रेजेंट होती है। कोग व्हील रिजिडिटी क्या होती है, कोग व्हील क्या होती है, बच्चों की जो गाड़ी आती है ना, बच्चों की जो गाड़ी आती है, मैं आपको ना सबके वो दिखाऊंगा, लेकिन आपसे पूछूंगा मैं कि इसमें कौन सा प्रेजेंट, इसमें कौन सा प्रेजेंट, आपको सारी इमेज दिखाऊंगा मैं, आगे लास्ट में दिखाऊंगा मैं, लेकिन अभी मैं शुरू में समझाऊंगा। बच्चों की गाड़ी आती है ना जो उसमें आप चाबी भरते हो, फिर वो अंदर से वो घूमती हैं, ठीक है, तो ऐसी उसके अंदर बनी हुई रहती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कोग व्हील बोलते हैं। व्हील तो मतलब डायरेक्टली ऐसा व्हील हो गया, गोल हो गया, लेकिन ये गोल नहीं व्हील, ऐसे वाला व्हील, जो टेढ़े मेढ़े जो चीज़ होते हैं उसको हम व्हील को मतलब टायर, एकदम टायर होता है, तो ये रिंग होती है ये। तो कोग व्हील रिजिडिटी मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि किसी भी पेशेंट के अंदर अगर रिजिडिटी के साथ में ट्रिमर्स भी प्रेजेंट हो, ट्रिमर्स प्लस रिजिडिटी, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, कोग व्हील रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। मतलब ये वो जो चाबी है वो देखो हार्ड भी रहता है, लेकिन फिर भी वो घूमती रहती है, तो आपका हाथ जो है उसमें स्टीफनेस भी आ गई है, रिजिडिटी भी आ गई है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, कोग व्हील रिजिडिटी के नाम से जानेंगे। यहाँ वाला जो हाथ है दोस्तों उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा मान लो, लेकिन उसको आप पकड़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई पाइप को पकड़ रहे हो, बिल्कुल मसल क्या हो जाएगी, स्टीफ हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या होगा कि भाई मसल्स के अंदर, ये गर्दन में भी देखने को मिलता है ना, चेहरे पर भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पर दोनों चीजें होंगी, ट्रिमर्स भी प्रेजेंट होंगे और साथ में रिजिडिटी भी प्रेजेंट होगी, तो कोग व्हील रिजिडिटी कहेंगे उसको हम। यहाँ पे भी मूवमेंट होगा, हार्ड भी बना लेगा चेहरे को, फिर भी मूवमेंट करेगा, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, कोग व्हील रिजिडिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी दिखाऊंगा इमेजेस, रुक जाओ आप, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर आपको ये मैं दिखा दूंगा। इसके बाद इसके अंदर हम गैट एंड पोस्चर की बात करते हैं, तो कुछ स्पेशल गैट प्रेजेंट होता है, इसे अभी समझाता हूं होता क्या ये। तो इसके अंदर गैट क्या होता है, गेट क्या होता है ये भी समझाऊंगा। फेस्टिनेट गेट या फिर प्रोपल्सिव गेट प्रेजेंट होता है, फेस्टिनेट गेट या प्रोपल्सिव गेट, प्रोपल्सिव गेट, फेस्टिनेट गेट या प्रोपल्सिव गेट प्रेजेंट होता है। और अगर हम पोस्चर की बात करें दोस्तों, तो स्टूप्ड पोस्चर प्रेजेंट होती है। देखो आज टर्म ही टर्म आ रहे हैं, इन सारे टर्म को ना एक पेज पे लिखना। कैसे, जैसे एक पेज ले लिया आपने, यहां पर ये पेज ले लिया, यहां से शुरू कर देना कि भाई मुझे क्या क्या नए नए वर्ड याद करने हैं। बेसल गैंग्लिया याद करूंगा, ये याद करूंगा मैं, सब्सटेंसिया नीग्रा याद करना है, क्योंकि ये याद नहीं होगा आपको सीधा, सब्सटेंसिया नीग्रा, ये मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं, जो वर्ड आपको याद नहीं होते ना, बस जैसे कोग व्हील रिजिडिटी है वो याद करूंगा मैं, तो उनको लिखो और अपने सामने चिपका लो उसको आज, तो 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएंगी वो चीजें, ठीक है। तो इसके अंदर फेस्टिनेट गेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैनर ऑफ वॉकिंग को हम गेट के नाम से जानते हैं कि हम किस प्रकार से चल रहे हैं। तो फेस्टिनेट गेट का मतलब, ये प्रोपल्सिव गेट का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट जो है ना वो क्या चलता है दोस्तों, एक तो पेशेंट जो होगा वो धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड होकर चलता है, लीन फॉरवर्ड। हम पेशेंट को मना भी करते हैं इस चीज के लिए, एक नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है कि पेशेंट को कहा जाता है कि आप आगे फॉरवर्ड मत करो, क्योंकि आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट जो है वो आगे की तरफ झुक जाता है, तो उसे हम बोलते हैं लीन फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड। वॉकिंग, वॉक करेगा, आगे की साइड झुककर वॉक करेगा वो, और छोटे छोटे स्टेप में रैपिडली, स्मॉल स्टेप्स लेगा एंड रैपिडली मूवमेंट करेगा, कोशिश करेगा वो तेज तेज चलने की, क्योंकि उसको डर लगता है कि मैं, तो क्या करेगा पेशेंट, ऐसे झुक जाएगा आगे की तरफ। अब इस झुकने का नुकसान क्या है भाई, हम यहाँ पर ऐसे खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं हम यहाँ पे ऐसे सीधे, क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो हेल्प करती है हमको चलने में, बैलेंस बनाने में। आप चलते थे डरते थोड़ी कि मैं गिर जाऊंगा, क्यों, क्योंकि आपकी ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में है, आप गिरोगे नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपनी ग्रेविटी को, मान लो आप ऐसे करके चलो, आप भी कहोगे सर कैसे कैसे करते हैं, ऐसे करके चलते रहो आप, ठीक है, या अलग तरीके से, तो आपकी ग्रेविटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो इन पेशेंट की ग्रेविटी क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है अगर ये लीन फॉरवर्ड होते हैं, तो ऐसे करके चलते हैं पेशेंट, ऐसे करेगा। अब ऐसे करने के कारण क्या होगा, इस प्रकार से करता है वो, ठीक है, मतलब गर्दन को यहाँ से झुका के और फिर गर्दन को ऊपर उठाता है। अब ऐसे करने के कारण क्या होगा दोस्तों, कि जो पेशेंट की ग्रेविटी है ना जो सेंटर में थी वो वहां से क्या हो जाती है, हट जाती है। अब पेशेंट को डर लगेगा गिरने का,
तो फिर वो छोटे छोटे स्टेप लेगा और फिर ऐसे ऐसे चलेगा, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप। आपकी तरह नहीं है कि आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेगा, फिर ऐसे ऐसे चलेगा। उसको डर लगेगा कहीं गिर ना जाऊं मैं, ठीक है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? फेस्टिनेट गेट के नाम से या फिर प्रोपल्सिव गेट के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या कहोगे आप कि स्मॉल स्टेप्स लेता है, रैपिडली कोशिश करता है चलने की, और लीन फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुका हुआ रहता है, ठीक है। इस प्रकार के पोस्चर को जिसमें वो आगे की तरफ झुका हुआ रहता है, इसे हम स्टूप्ड पोस्चर बोलते हैं। आपको कोई फोटो दिखा दे और पूछे कि भाई कौन सा पोस्चर है जिसमें ऐसे झुका हुआ है, वो चल नहीं रहा, ठीक है। पोस्चर में मतलब एक जगह खड़ा हुआ है, तो बेसल के लिए पोस्चर को भी मेंटेन करता है ना, तो वो पोस्चर भी गड़बड़ हो गई, तो स्टूप्ड पोस्चर देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाला जो पोस्चर है वो आगे की तरफ झुका हुआ है इस प्रकार से, ये पोस्चर क्या कहलाता है? स्टूप्ड पोस्चर कहलाता है ये, ठीक है। और ऐसे चल रहा है, चलते समय में झुक के और फिर स्मॉल स्मॉल स्टेप ले रहा है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? फेस्टिनेट गेट या फिर प्रोपल्सिव गेट के नाम से हम इसे जानते हैं। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से आपको समझाने की, शायद समझ में आ भी रहा होगा। स्पीच जो होती है दोस्तों वो मोनोटोनस स्पीच होती है, मोनोटोनस स्पीच प्रेजेंट होती है। मतलब क्लाइंट जो है वो बिल्कुल स्लोली बोलता है, इसके अंदर धीरे धीरे बोलेगा, ठीक है, स्लोली बोलता है धीरे धीरे, और वर्ड्स का क्या करता है? रिपीट करता है। तो कोई भी चीज बार बार रिपीट होती है ना, उसको मोनो बोलते हैं, मोनोटोनस। वर्ड्स को बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा, धीरे धीरे बोलेगा, क्योंकि उसे बोला नहीं जा रहा सही तरह से, तो धीरे धीरे बोलता है और साथ में वर्ड्स को क्या करता है दोस्तों? रिपीट करता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? मोनोटोनस स्पीच के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर मोनोटोनस जो स्पीच है दोस्तों वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अरे वैसे ऐसे फीचर्स है ना इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे रहते हैं, ये याद भी हो जाते हैं। कई डिजीज ऐसी है, एमाइट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, ठीक है, जीबी सिंड्रोम है, सेम से सिम्टम आते हैं यार, उनमें कोई अंतर ही नहीं कर पाते हो आप, उसके अंदर भी वही प्रेजेंट है, उसके अंदर भी वही प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर अलग है। मोनोटोनस स्पीच आ गया तो आपको दिमाग में नहीं आएगा कि एमाइट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस की तरफ, बेसल गैंग्रीन की तरफ आप जाओगे नहीं, आप सीधा पार्किंसन में जाओगे। अलग वर्ड जो है ना वो फायदा भी देते हैं नुकसान की जगह, क्योंकि वो कंफ्यूजन कोज नहीं करवाते हैं हमारा। इमोशनल चेंजेस में पेशेंट है ना दोस्तों इमोशनली अपसेट हो जाता है, और एक दोस्तों मैंने आपको बताया कि फ्लैट इफेक्ट प्रेजेंट होता है, फ्लैटेंड इफेक्ट। फ्लैटेंड इफेक्ट क्यों होता है? फ्लैटेंड इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट जो है दोस्तों न वो स्माइल कर रहा है, न वो ब्लिंक कर रहा है, आप जोक मार रहे हो वो हंस नहीं रहा आपके जोक पे, आपको आ रहा है गुस्सा कि यार मैंने जोक मार दिया, आप हंसे भी नहीं। तो फ्लैटेंड जो इफेक्ट है दोस्तों वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है मास्क लाइक फेस होने के कारण, मास्क लाइक फेस होने के कारण। और इमोशनली भी वैसे भी अपसेट रहता है, ऐसे नहीं है कि इमोशनली वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन हो रहा था कि कौन सी प्रकार की हैंड राइटिंग प्रेजेंट होती है? तो माइक्रोग्राफिया प्रेजेंट होती है। माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया मतलब क्या होता है? बस उसका हाथ का मूवमेंट आपकी तरह तो है नहीं कि ऐसे ऐसे लिखते जा रहे हो आप, उसका हाथ का मूवमेंट बहुत कम होता है, तो वो पेशेंट छोटे छोटे अक्षर लिखेगा, ठीक है, छोटे छोटे अक्षर लिखेगा वो, जैसे मैं मेरा नाम लिखता हूँ, और उसमें लिखने में भी है ना, अभी सिर्फ आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं बड़ा लिख रहा हूँ, वैसे वो छोटे छोटे लिखता है। लिखने में भी ऐसे नहीं है कि उसका बिल्कुल ऐसी लाइन खींचेगा, वो ऐसे ऐसे अक्षर लिखेगा, देखो वैसे ऐसे ऐसे लिखेगा। मतलब कि इरेगुलरिटी मिलती है लेटर्स के अंदर। लेटर्स के अंदर क्या मिलती है? इरेगुलरिटी। अभी मैंने तो बड़े बनाए हैं, लेकिन माइक्रोग्राफिक मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटे छोटे अक्षर बनाएगा वो बिल्कुल, क्योंकि वो मूवमेंट चाहता नहीं, वो चाहता है कि यहाँ तक कि मैं मूवमेंट करना ही नहीं पड़े, हाथ को ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं हो, तो इसलिए वो छोटे छोटे अक्षर बनाता है। और उन अक्षर्स के अंदर भी क्या पाई जाती है? मतलब बिल्कुल क्लीन नहीं होते हैं वो, ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होती है उनकी, वो बेचारों के अंदर हाथ में ट्रिमर्स होते हैं, उसके कारण भी ये होता है, और मसल्स के अंदर रिजिडिटी भी होती है, इसके कारण हैंड राइटिंग जो होती है दोस्तों कौन सी होती है? माइक्रोग्राफिया देखने को मिलती है। एक स्पेशल प्रकार का मैन्यूअर करके देखते हैं जिसमें पॉजिटिव मिलता है, तो इसको याद करने के लिए आप याद रख लेना फ्रॉम ईएनटी। ईएनटी डिपार्टमेंट होता है ना, कान नाक गला विभाग, ईयर नोज थ्रोट, और आगे फ्रोम है, वैसे फ्रोमेंट बोलते हैं इसको, वैसे क्या बोलेंगे हम? फ्रोमेंट। लेकिन याद करने के लिए, याद करवाने के लिए आप ऐसे याद रख लेना फ्रॉम, कहां से? ईएनटी से। कौन सी डिपार्टमेंट से आप? ईएनटी से। फ्रोमेंट। फ्रोमेंट मैन्यूअर क्या होता है इसको समझाता हूं। फ्रोमेंट मैन्यूअर मतलब ये होता है दोस्तों, ये पॉजिटिव होता है, इसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फ्रोमेंट मैन्यूअर होता क्या है कि आप उसको एक पेपर दोगे, ठीक है, और उसको आपको कहोगे भाई इस पेपर को आप पकड़ो, तब उससे आपको पेपर पकड़ाने के लिए कहोगे ना, जैसे आपको कहूँ मैं पेपर पकड़ाने के लिए, तो आप इसको जोर से इस प्रकार से पकड़ोगे पेपर को, इस प्रकार से जब आप उस पेपर को पकड़ोगे तो वो निकलेगा नहीं, आप खींचोगे तो मतलब इतना आसानी से नहीं निकलेगा। वैसे नहीं सर मैं तो निकाल दूंगा, मुझे लाओ आप, लेकिन वो पेशेंट है ना ऐसे नहीं पकड़ेगा, उसको पिंच करेगा ऐसे, क्योंकि उसे रुक नहीं रहा है वो पेपर, तो वो इस प्रकार से पिंच करता है उस पेपर को, और फिर वो कोशिश करेगा नहीं निकले, लेकिन वो पेपर आसानी से क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों?
फ्रोमेंट मैन्यूवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्रोमेंट मैन्यूवर के नाम से जानते हैं। ये भी इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। फ्रोमेंट मैन्यूवर भी क्या होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कई बार कि कुछ बुक्स में दिया होता है कि पार्किंसन डिजीज का ट्रायड क्या होता है, मतलब मेन 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको इसमें से चुननी है। मान लो ठीक है कि आपको 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन चुननी है, भाई मेरे ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ऐसे मतलब ऐसे कर दिया 5 है ये तो ठीक है, ये 3 है। 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर आपको चुनने हो दोस्तों तो आप कौन कौन से चुनोगे? तो वही क्या कहलाता है? आपका ट्रायड कहलाता है। तो ट्रायड के अंदर क्या होता है? एक तो आता है दोस्तों रेस्टिंग ट्रिमर। ये ध्यान रखना, ट्रिमर मत लिखना कभी भी दोस्तों। अगर आपने ट्रिमर लिखा है ना तो वो गलत है, ठीक है, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका। रेस्टिंग ट्रिमर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब रेस्ट के दौरान ट्रिमर्स मेनली होते हैं और वैसे क्या हो जाते हैं? वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो मेनली रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं। इसके अलावा R4 ही रिजिडिटी देखने को मिलेगी और एक देखने को मिलेगा ब्रेडिकाइनेसिया। तो 3 इतने सारे सिम्टम्स हम आपने पढ़े हैं, उन तीनों इनमें से 3 सिम्टम्स ऐसे हैं दोस्तों जो आपको बिल्कुल इस ट्रायड के अंदर याद रखने हैं। ठीक है, RRB याद रख लो। RRB का एग्जाम होता है ना रेलवे बोर्ड वाला साइड। ठीक है, तो RRB याद रख लो, रेस्टिंग ट्रिमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया। तो ये तीनों सिम्टम्स को हम पार्किंसन ट्रायड के नाम से जानते हैं। पार्किंसन ट्रायड। बस अब ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस हम पास आ गए हैं। अब एक बार मैं कुछ इमेजेस दिखाऊंगा आपको और आपको मुझे बताना है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो रहा है। ये इसमें तो यार मैंने लिख दिया, गड़बड़ हो गई। ये जो हाथ है ना दोस्तों, वो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है इस प्रकार से, तो उसको कैसा फील हो रहा है? जैसे कोई पाइप फील हो रहा हो। तो ये लेड पाइप है। ये कैसा है? लेड पाइप। और यहाँ पर ये ऐसे स्क्रू आते हैं ना, ये है, ये स्क्रू कह रहा था मैं आपको, कोग व्हील। ठीक है, तो वो चलते समय उसमें ट्रिमर्स भी होते हैं। इसमें दे नहीं रखा इमेज में कोई डायरेक्टली, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे जो व्हील होते हैं इनको बोलते हैं कोग व्हील। ऐसे नट्स जो होते हैं ये कोग व्हील होते हैं। तो इसके साथ में क्या होता है कि भाई मूवमेंट, रिजिडिटी के साथ में क्या होता है? ट्रिमर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसे हम किस नाम जानते हैं? कोग व्हील रिजिडिटी के नाम से हमसे जानते हैं। यहाँ पर तो इमेज में से कुछ पूछने लायक था ही नहीं, क्योंकि इसमें आप समझ नहीं पाते। हाँ, ये बताओ, ये वाला जो है दोस्तों, ये क्या है? कौन सा पोस्चर है ये? तो ये कौन सा पोस्चर है? स्टूप्ड पोस्चर है। ये आगे की साइड झुका हुआ है, वो स्टूप्ड पोस्चर। ठीक है, और ये कौन सा गेट है जिसमें वो आगे की तरफ चल रहा है दोस्तों? तो इसे हम बोलते हैं आपका फेस्टिनेंट, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोपल्जिव, या एक नाम और लिख लो, इतने पढ़े हैं तो सफलिंग भी बोलते हैं इसे हम, सफलिंग गेट। इसे हम सफलिंग गेट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोपल्जिव, फेस्टिनेट, या इस प्रकार थोड़े थोड़े छोटे छोटे वो लेकर चलता है रैपिडली। ये चेहरा जो दिख रहा है आपको इधर, ये क्या लग रहा है इस चेहरे को देख के आपके? कौन सा क्या क्या अपीयरेंस दोगे इसको आप? तो इसको आप मास्क लाइक फेस है, मास्क लाइक फेस। देखिए वैसे तो फोटो में सारे मास्क लाइक दिखते हैं, अगर सामने देखोगे ना तब ज्यादा पता लगता है। आप कहोगे सर फोटो में कौन सा ब्लिंकिंग करेगा ये? हाँ, आपकी बात सही भी है, वैसे फोटो में कौन सा ब्लिंकिंग करेगा? आप भी ऐसे फोटो खिंचवा लो, आपको मास्क लाइक फेस लगेगा, बट फिर भी मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि ऐसा फेस होता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर ऐसे झुकता है, वो आगे इस तरफ गर्दन है वो ऐसे झुक जाती है। ये वाला जो पोस्चर है स्टूप्ड पोस्चर है, ये स्टूप्ड पोस्चर। इसमें दिखा रखा है कि भाई किस प्रकार से गर्दन झुकती है आगे की तरफ। ये बताओ ये कौन सा मूवमेंट है? ये कौन सा मूवमेंट कर रहा है? कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, ये बताना है मुझे आपको कौन सा मूवमेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, बताओ मुझे कौन सा मूवमेंट कर रहा है ये, मैं नहीं बताऊंगा। बस खत्म हो गई, इमेजेस बहुत है इतनी। अब हम इसके मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। फिर सारे क्वेश्चन समाप्त कर दूंगा, फिर क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा आपके, है ना? क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा। मैनेजमेंट, तो इसके अंदर हम दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर्स देते हैं। क्या देते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो
ट्रांसमीटर, मतलब कि रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या है कि जिस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी है वो न्यूरोट्रांसमीटर हम इसमें देंगे। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर हम इसमें देते हैं दैट इज लेवोडोपा, मतलब डोपामीन देते हैं। और डोपामीन में जो ड्रग दी जाती है उसका नाम क्या है दोस्तों, लेवोडोपा नाम है उसका। लेवोडोपा ड्रग देते हैं और लेवोडोपा ड्रग को हम दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी क्या है दोस्तों, ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि आपने जैसे ही लेवोडोपा दी तो ये आपका है ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर है ये आपका। तो लेवोडोपा ड्रग क्या काम करेगी, मान लो दोस्तों आपने लेवोडोपा दी, कैसे काम करती है भाई, ये लेवोडोपा जो ड्रग है ये आपके ब्रेन में एंटर करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है ये, और क्रॉस करके वहां पर जाकर ये लेवोडोपा डोपामीन में चेंज हो जाती है और आपको डोपामीन ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों कि ब्रेन में पहुंचने से पहले ये ब्लड के अंदर भी चेंज हो सकती है। ब्लड के अंदर अगर ये डोपामीन में चेंज हो गई और लीवर ने इसे मेटाबोलाइज कर दिया तो कई सारे सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने सिम्टम पढ़ लिए, अब छोड़ो कि और कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बस इतना याद रख लो कि ब्लड के अंदर भी क्या हो सकती है दोस्तों, ये लेवोडोपा डोपामीन में चेंज हो सकती है। और उसके लिए एक एंजाइम काम में लिया जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। डोपामीन मतलब काम में नहीं जाता, बॉडी में पाया जाता है। डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। ये एंजाइम जो है बेकार है हमारे लिए, जो पर्सन पार्किंसन है। क्यों? क्योंकि जो काम ब्लड में, जो ब्रेन में करना था वो काम ब्लड में ही हो गया। ब्लड के अंदर ही डोपामीन क्या हो गया, लेवोडोपा डोपामीन में चेंज हो गया। कौन से एंजाइम की तरह, डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा। अब इसके कारण दोस्तों क्या होगा कि सिम्टम्स आने लग जाएंगे, क्योंकि डोपामीन जो है वो ब्लड के अंदर एक्शन करना परफॉर्म करेगा तो पूरी बॉडी के अंदर ज्यादा सीवियर सिम्टम्स आने लग जाते हैं। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक ड्रग और देते हैं साथ में। वो ड्रग क्या है, डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर ड्रग है। तो इसमें हम एक ड्रग और देंगे दैट इज डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। मतलब कि क्या काम करेगी, ब्लड के अंदर डोपामीन को, लेवोडोपा को डोपामीन में चेंज नहीं होने देगी ये। तो इस ड्रग का एग्जांपल है कार्बिडोपा। तो हम लेवोडोपा को हमेशा अकेला नहीं देते, इसके साथ में हम कार्बिडोपा भी देते हैं। तो ये कार्बिडोपा डोपामीन नहीं है, ध्यान रखना, ये डोपामीन को रोकने वाली ड्रग है कि डोपामीन का लेवोडोपा को डोपामीन में चेंज नहीं होने देती। ठीक है, तो इसका कार्बोक्सी से नाम आया कार्बिडोपा। आप ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पर कार्बोक्सी है तो इसे याद रख लियो, कार्बिडोपा ड्रग है ये। ठीक है, कार्बिडोपा। तो ध्यान रखना, सिर्फ एक ड्रग नहीं दी जाती है, लेवोडोपा तो दी ही जाती है, साथ में कौन सी ड्रग देते हैं दोस्तों, हम कार्बिडोपा भी देते हैं। कुछ अदर ड्रग्स और हैं, नाम याद रख लो, कुछ काम की वैसे है नहीं। एक कार्बागोलिन भी देते हैं इसके अंदर, हम याद रख लेना बस, नाम अगर याद करो तो भी, नहीं करोगे तो भी। एक ब्रोमोक्रिप्टीन भी दे देते हैं, ब्रोमोक्रिप्टीन बस। साथ में दोस्तों हम एक चीज और देते हैं, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, क्योंकि ये है ना न्यूरॉन्स के लिए जरूरी होती है, नर्व्स के कंडक्शन के लिए, न्यूरॉन्स के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। तो ये ड्रग्स देते हैं। तो वो जो ड्रग है जो आप लेवोडोपा दे रहे हो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है, मोर इफेक्टिव हो जाती है वो ड्रग, इसलिए हम विटामिन B6 भी देते हैं, पायरिडोक्सिन या विटामिन B6 भी हम देते हैं। ठीक है, तो बस ये और याद रख लेना, फिर बस ये पूरी डिजीज आपकी खत्म हो गई। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, शायद मुश्किल से 20 मिनट में मैं ख़त्म करवा दूँगा आप, क्योंकि हम लगभग हर चीज़ पढ़ चुके हैं। हम कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बची होगी आपकी, और आप कहीं भी पढ़ोगे। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन था कि क्या रीजन है पार्किंसन डिजीज होने का। तो पार्किंसन डिजीज की हमने पहली जो वो पढ़ी है ना डेफिनेशन, उसी में दे रखा है कि पार्किंसन डिजीज क्या है। बताओ क्या आएगा आंसर, अब तो आपने पढ़ लिया ना। बताओ, माइलिन शीथ का ब्रेकडाउन होना, कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। ध्यान रखना, ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं। कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया जो है ये हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं, जो कि किस चीज़ के लिए जरूरी होते हैं दोस्तों, विजन के लिए और सुनने के लिए, मतलब ऑडिटरी फंक्शन करते हैं, विजन एंड ऑडिटरी फंक्शन करते हैं ये। तो इनका तो कोई लॉस हो ही नहीं रहा ना, विजन और ऑडिटरी स्पीच का तो देखो ना, स्पीच का तो होता है। मैंने आपको बताया था ना मोनोटोनस स्पीच, आपको पता है कि स्पीच है ना शुरू में मोनोटोनस रहेगी, फिर स्लर्ड स्पीच हो जाएगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी, फिर बाद में पर्सन है ना हेजिटेट टू स्पीक, बोल भी नहीं पाता है। ठीक है, मोहम्मद अली को जब ओलंपिक में बुलाया गया था ना, तो उनसे एक तो चला भी नहीं जा रहा था, व्हील चेयर के ऊपर वो पर्सन आया था जो कितना स्ट्रॉन्ग था, और जब उसको बोलने के लिए कहा गया ना तो उसे बोला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसको पार्किंसन डिजीज थी उस समय एडवांस एज में। तो उसको कह रहे थे भाई बोलो आप, तो वो बोल भी नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो स्पीच में प्रॉब्लम होती है, मोनोटोनस स्पीच भी आता है, स्लर्ड स्पीच भी आता है, और लास्ट में जो पर्सन है दोस्तों वो बिल्कुल हेजिटेट टू स्पीच, बोल भी नहीं पाता है। लेकिन
ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा तो धर्म है बताना आप लोगों को। तो विजन और ऑडिटरी से रिलेटेड क्या करता है दोस्तों, ये फंक्शन करता है। तो यहाँ पर इनका कोई लॉस हो नहीं रहा है, तो ये गलत है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द माइलिन शीथ है, एक दे रखा है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, और एक दे रखा है दोस्तों कि डीजनरेशन हो जाता है न्यूरॉन्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया। क्या आएगा इसका आंसर? तो पहला दे रखा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द माइलिन शीथ, तो भाई इसके अंदर माइलिन शीथ का ब्रेकडाउन कहाँ से होगा? क्या माइलिन शीथ का ब्रेकडाउन होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस थोड़ी है ये कि भाई माइलिन शीथ का ब्रेकडाउन होगा, तो नहीं होता। रिड्यूस्ड एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, कि भाई एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स है ना वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। चलो मेरा ये क्वेश्चन है, ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन है कि कौन सी डिजीज के अंदर दोस्तों एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले दिया था, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, क्योंकि पहला क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने, उसमें वो ऐसे ऐसे कर रहा था, तो वो था। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ऐसे डालना, तो सब दोगे कमेंट। जो भी मेरी क्लास देखते हैं ना, फायदा उठाते तो प्लीज मेरे कहने से जरूर कमेंट करना, और ऐसे डाल के करना। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर ये आएगा। कोई ऐसा कमेंट नहीं करवा रहा मैं आपसे, कोई मेरी तारीफ नहीं करवा रहा, लेकिन ऐसे कमेंट तो करो कम से कम कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर ये। तो दोस्तों ये भी नहीं होता, बस आपको मेरे को डिजीज बतानी है किसमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कम होते हैं। अब जो आंसर आएगा दोस्तों आपका वो आएगा दैट इज डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया, कि बेसल गैंग्लिया के जो न्यूरॉन्स होते हैं कौन से, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, उनका क्या होने लग जाता है, डिस्ट्रैक्शन या डीजनरेशन होने लग जाता है, जो मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखा रखा है। तो लिख लो इसके अंदर पार्किंसन डिजीज में बेसल गैंग्लिया के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होने लग जाता है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर ऑप्शन में बेसल गैंग्लिया नहीं देगा तो क्या देगा। मान लो ऑप्शन में बेसल गैंग्लिया नहीं दे वो, तो फिर क्या देगा ऑप्शन में वो, ये बताओ आप मुझे कि बेसल गैंग्लिया के अलावा क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डीजनरेशन होने लग जाता है। बिल्कुल सीक्वेंस से आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, और सबको देना है ये ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा, मुझे तो आता है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मत करना आज बस, क्योंकि मैंने कहा है तो मेरी बात आप मानोगे। बहुत बड़ी डिजीज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि ए नर्स इज इंटरव्यूइंग ए क्लाइंट विद ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन डिजीज, मतलब यहाँ पर हो सकता है कि भाई उसको पार्किंसन डिजीज हो, कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट, नर्स क्या अनुमान लगाएगी क्लाइंट टू रिपोर्ट अबाउट हाउ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स अकर्ड, कि कैसे डिजीज हुई थी, उसके सिम्टम्स कैसे ऑनसेट हुए थे, सडनली हुए थे, ग्रेजुअली हुए थे, या ओवरनाइट हो गए, या फिर इरेगुलरली हुए हैं। बताओ इसका क्या आंसर आएगा, आप लोग ही बताओगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन गए, कितने हो गए, 3 हो गए ना शायद। क्वेश्चन नंबर 4 यही है, मैं नहीं बताऊंगा ये, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा और नहीं पढ़ा सकता। तो लिखो इसमें, अब आपको सर लिखवाओगे कैसे, मैं लिखवाऊंगा, मेरी मर्जी है। पार्किंसन डिजीज का ऑनसेट ब्लैंक 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 होता है, रिक्त स्थान होता है, बस यही लाइन लिखनी है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। आप भी लिखोगे उसमें, दोनों में लिख लेना और कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ द पार्किंसन डिजीज आस्क द नर्स व्हाई डू आई ड्रूल सो मच, कि मैं ड्रूलिंग ज्यादा क्यों करता हूं, ठीक है, सैलाइवा को बाहर क्यों निकालता हूं। मैं समझा चुका हूं आपको ये भी, लेकिन अभी कुछ तो मैं लिखूंगा, ऐसे नहीं कि सारे ही आपको ही दे दूं मैं। नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, फिर भी आप खुद अपने मन में सोच सकते हो। पहला वी डोंट नो व्हाई दिस हैपन, हमें नहीं पता कि हमें क्या हुआ, ये हम कहेंगे, सही है, हमें नहीं पता, डॉक्टर साहब से पूछो जाके तुम, है ना, ये अच्छा है।
ये अच्छा ऑप्शन है। ऐसे आंसर होने चाहिए सब क्वेश्चनों के। मुझे नहीं पता, वी डोंट नो व्हाई दिस हैपन, मुझे नहीं पता तुम्हारी क्यों ड्रिलिंग हो रही है। नेक्स्ट दे रखा है कि देयर इज ए पैरालिसिस ऑफ द थ्रोट मसल्स, क्या आपकी जो थ्रोट मसल्स है उनकी क्या हो गई है, पैरालिसिस हो गई है। ये कुछ भी बोलूंगा मैं, मेरी मर्जी है, गलत है सही मुझे नहीं फर्क पड़ता। यू हैव ए लॉस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, आपके इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट्स उनका लॉस हो गया है, या फिर मसल्स रिजिडिटी प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलोविंग, कि आपकी मसल्स की क्या हो गई है, रिजिडिटी हो गई है, जिसके कारण नॉर्मल स्वेलोविंग प्रिवेंट होगी। तो पहली बात तो एकदम गलत है, ऐसा तो आपको कभी कहना ही नहीं है कि मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं है, मेरा सिस्टम खराब है, नर्वस, आप और कोई सा सिस्टम पूछो। पैरालाइसिस ऑफ द थ्रोट मसल्स नहीं होता है, डायरेक्टली पैरालाइसिस यहाँ पर होता ही नहीं है। ज्यादातर मसल्स के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, वीकनेस देखने को मिल रही है, ब्रेडिकाइनेसिया होता है, मूवमेंट कम हो जाता है, बट पैरालाइसिस नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज यू हैव ए लॉस ऑफ, मैंने आपको लिखाया था कि ड्रूलिंग का जो कारण होता है दैट इज ऑटोमेटेड इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट्स है वो कम हो जाते हैं। ऑटोमेटेड मतलब जो अपने आप जो मूवमेंट्स होते हैं, इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, डिक्रीज हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होती है, पेशेंट को ड्रूलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि स्वेलोविंग को मसल्स की रिजिडिटी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रेजेंट होगी और उसके कारण पेशेंट स्वेलो नहीं कर पाएगा, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि लॉस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो जाता है। तो लिख लो, पार्किंसन डिजीज के क्लाइंट में, पार्किंसन डिजीज के क्लाइंट में, पार्किंसन डिजीज के क्लाइंट में ऑटोमेटेड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लॉस होने के कारण ड्रूलिंग हो जाती है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होती है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होती है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने को ना पहले मैं सोचता था यार सेलेक्ट ऑल द अप्लाई वाले कोई काम के नहीं है, क्या करवाऊँ, और मुझे ऐसा मजा सा आने लग गया, ऐसा लगता है कि यार इसमें डिजीज है ना, पूरी सिम्टम्स इस प्रकार से लिख सकते हो और आप और इतना मतलब आपको याद भी कर सकते हो आप इसको ना। सेलेक्ट ऑल द अप्लाई चलो एग्जाम में आपके आते हैं, कम आते हैं, अब स्टार्ट ही हुए हैं ये, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि हमें बहुत चीज़ें बताते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या इंडिकेटर डज द नर्स एक्सपेक्ट क्लाइंट विद पार्किंसन डिजीज, कि पार्किंसन डिजीज में कौन कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन फर्स्ट है रेस्टिंग ट्रीमर्स, बी है फ्लैट एंड इफेक्ट, सी है मसल्स फ्लैसिडिटी, डी है टोनिक क्लोनिक सीजर, और ई है या पांचवा है स्लो वॉलेंट्री मूवमेंट्स। अपने रजिस्टर में लिख लो कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, फिर बताऊंगा, लिख लो, फिर आप देख रहे आपके सही निकलते हैं गलत। रेस्टिंग ट्रीमर प्रेजेंट होता है नहीं होता, ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 जोन जोन से होते हैं वो लिख लो, जल्दी करो या पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके लिखो, अब मैं बढ़ाता हूँ, पॉज कर लो फिर लिखो। पहला दोस्तों क्या है इधर, रेस्टिंग ट्रीमर्स, बिल्कुल सही है, रेस्टिंग ट्रीमर्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रीमर्स होते हैं रेस्टिंग या स्टैटिक या ड्रम स्टिक ट्रीमर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फ्लैट एंड इफेक्ट हाँ जी प्रेजेंट होता है, फेस जो है मास्क लाइक हो जाता है, स्माइल प्रेजेंट नहीं होती है, ब्लिंकिंग प्रेजेंट नहीं होती है, इसके कारण फ्लैट एंड इफेक्ट प्रेजेंट होता है। मसल्स की फ्लैसिडिटी, यहाँ पर जाके आप फंसोगे, ये बिल्कुल गलत है, फ्लैसिडिटी नहीं होती है। मैंने कहा था कि मसल की टोन इंक्रीज होती है, उसको स्पास्टिसिटी बोलते हैं, न कि हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लैसिडिटी। फ्लैसिडिटी में पैरालिसिस जो होता है वो मसल्स की टोन कम होने के कारण होता है, यहाँ पर टोन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए बेसिक क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है दोस्तों कि फ्लैसिडिटी और स्पास्टिसिटी में क्या अंतर होता है। यहाँ पर मसल टोन इंक्रीज लिखवाई थी, जाके देख सकते हो आप, पीछे मिल जाएगा आपको। मसल्स के अंदर रिजिडिटी आती है, फ्लैसिडिटी नहीं आती, तो ये गलत है। टोनिक क्लोनिक सीजर, भाई मैं अनजान हूँ, मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। स्लो वॉलेंट्री मूवमेंट्स, हाँ ये बिल्कुल सही है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया या फिर हाइपोकाइनेसिया के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ही कम हो जाए तो एकाइनेसिया होगा, एब्सेंट ही हो जाए तो एकाइनेसिया हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि रेस्टिंग ट्रीमर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैट एंड इफेक्ट प्रेजेंट होता है, और स्लो वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बताओ कितना सिंपल है ना, अब ऐसे लगने लग गया होगा कि यार ये तो बहुत सिंपल है, हमने तो ऐसे ऐसे वर्ड पढ़ लिए। मैंने आपको हर चीज़ बढ़ाता हूँ, देखो मैं चाहता ना 5 सिम्टम लिखा देता और उसमें से आपको करवा देता कि 3 हो गए, लेकिन जो भी वर्ड लिखा है ना काम आएंगे आपकी लाइफ में क्या आपके अभी काम आ जाएंगे 1-2 साल में पास करवाने के लिए आपको। मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा टाइम लो, पूरी लाइफ लो अपनी। देखो पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज के क्लाइंट में निम्न सिम्टम देखने को मिलते हैं, निम्न सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तीनों लिख लेना भाई, ठीक है, 1 2 3। समय की कमी है आज मेरे पास, तो आप लोगों को खुद ही लिखना पड़ेगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से।
ये ऐसे कैसे उतारने हैं, रेस्टिंग ट्रिमर, फ्लैटेंड इफेक्ट और स्लो वॉलेंट्री मूवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि व्हेन हेल्पिंग ए क्लाइंट, थोड़ा सा ये अलग है, वैसे मैंने आपको बताया तो था कि ऐसा करते हैं। पार्किंसन डिजीज टू एम्बुलेट, कि भाई क्लाइंट है जो एम्बुलेट कर रहा है, आपको उसको चला रहे हो आप पार्किंसन डिजीज को, आप उसकी हेल्प कर रहे हो। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट, क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि आप लीनिंग फॉरवर्ड मत करो या स्टेप्स के बीच में हेजिटेट मत हो, रेस्ट व्हेन ट्रिमर्स आर एक्सपीरियंस्ड, जब आपको ट्रिमर्स हैं तो रेस्ट करो, और आर्म्स को क्लोज रखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका। जो राइट आंसर होगा दैट इज अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड। इसका रीजन ये होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेशेंट को हम कोशिश करते हैं कि वो लीनिंग फॉरवर्ड नहीं करे, क्योंकि जो आगे के साइड लीनिंग फॉरवर्ड करता है तो उसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो चेंज हो जाता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारा बैलेंस बनाती है ना वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए हम क्लाइंट को लीनिंग फॉरवर्ड की क्या देते हैं, सलाह देते हैं। हेजिटेट बिटवीन स्टेप्स वो करेगा, उसको हम रोक नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है, उसकी जो मसल्स है दोस्तों उनके अंदर स्टिफनेस रिजिडिटी आई हुई है, ब्रेडिकाइनेसिया प्रेजेंट है, तो ये नेचुरल है, वो अपने बैलेंस बनाने के लिए क्या करता है, स्टेप्स के बीच में रुकता है, हेजिटेट होता है। ठीक है, तो इसको नहीं रोका जा सकता। रेस्ट व्हेन ट्रिमर्स आर एक्सपीरियंस, बिल्कुल ही उल्टा हो गया भाई, रेस्ट करेगा तो ट्रिमर्स क्या होगा, और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर रेस्टिंग ट्रिमर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से ट्रिमर्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्टिंग ट्रिमर्स प्रेजेंट होते हैं। कीप आर्म्स क्लोज टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आर्म्स को बिल्कुल क्लोज करने का कोई फायदा नहीं है। आर्म का जो मूवमेंट है दोस्तों वो किसके अनुसार होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अनुसार होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने बिल्कुल पास कर लिया और ऐसे करके चल रहे हो। आप ऐसे करके चलते हो क्या, ऐसे करके चलते हो क्या, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ है बिल्कुल मिडिल में, ऐसे करके चलते हो, तो आपको मूवमेंट भी तो करते हो ना, आप आर्म की भी तो मूवमेंट करते हो ना। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया, तो लिख लो। पार्किंसन डिजीज के क्लाइंट को, पार्किंसन डिजीज के क्लाइंट को एम्बुलेट करते समय, एम्बुलेट करवाते समय लिख लो, या करते समय लिख सकते हो, करवाते समय में लीन फॉरवर्ड को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। लीन फॉरवर्ड को अवॉइड करने की, अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बिडोपा से रिलेटेड है। ए नर्स एडमिनिस्टर कार्बिडोपा लेवोडोपा टू ए क्लाइंट, क्लाइंट के अंदर दोनों चीजें दे रहा है वो, कार्बिडोपा भी दे रहा है और लेवोडोपा भी दे रहे हैं। उसमें कार्बो लिखा दिया मैंने, शायद आपको कार्बी लिखना है इसको, है ना, गलती हो जाए तो उसको सही करना चाहिए। कार्बो तो नहीं लिखा, नहीं सही लिखा है, कार्बी लिखा है ना, कार्बिडोपा, अगर मुझे लगता है तो सही करना भी चाहिए उसको, है ना। कार्बिडोपा कहाँ चला गया मैं, तो क्लाइंट को हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, दो ड्रग दे रहे हैं, लेवोडोपा और कार्बिडोपा दे रहे हैं। विच थेराप्यूटिक इफेक्ट डज द नर्स एक्सपेक्ट द मेडिकेशन टू प्रोड्यूस, तो ये क्या काम करती हैं, ये ड्रग क्या काम करती हैं। ठीक है, अब दोनों दे दिया ना, तो आप थोड़े से कंफ्यूज मत हो जाना इससे, है ना। पहला कह रहा है इंक्रीज द एसिटाइलकोलिन प्रोडक्शन, एसिटाइलकोलिन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करती हैं ये। रीजनरेशन ऑफ द, रीजनरेशन ब्रेन के अंदर ज्यादातर होता ही नहीं है। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन द माइलिनेशन, माइलिनेशन की डिजीज ही नहीं है, तो माइलिनेशन को इंप्रूव करने का कोई फायदा है नहीं। तो लास्ट जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो ड्रग्स वो क्यों देते हैं, रिप्लेसमेंट करती है ये न्यूरोट्रांसमीटर को, मैंने लिखाया भी ऐसे कैसे आपको, तो आपको याद करने के अलावा जब क्वेश्चंस करोगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। वेल एक्चुअली में करती तो लेवोडोपा ही है, ये आप जानते भी हो, बट इसमें दे रखा है तो इसको भगवान मानना पड़ेगा हमें। तो लिखो लेवोडोपा ड्रग, लेवोडोपा ड्रग, ड्रग न्यूरोट्रांसमीटर रिप्लेसमेंट का काम करती है। न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे हार्मोनल थेरेपी नहीं होती, हार्मोन को रिप्लेस करते हैं, वैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिप्लेसमेंट करती है, मीटर रिप्लेसमेंट का काम करती है, रिप्लेसमेंट का काम करती है, न्यूरोट्रांसमीटर रिप्लेसमेंट का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, है क्या क्वेश्चन। ठीक है, बस खत्म हो गया, आज मैं आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत है आज, थोड़े से मेरे पास भी समय की थोड़ी सी कमी है, और डिजीज़ के अंदर बहुत सारे टर्म भी ऐसे आए हैं कि आप लोग भी ज़्यादा हेक्टिक हो जाओगे अगर मैं अगली डिजीज़ ले आया तो, इसलिए बाकी की चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। एक बार वापस से अब रिवाइज करवा देता हूँ। ये ड्रग क्या काम करती है, रिप्लेसमेंट करती है न्यूरोट्रांसमीटर का। हम पेशेंट को क्या सलाह देते हैं कि लीनिंग फॉरवर्ड आप मत करो। क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, रेस्टिंग ट्रीमर्स, फ्लैटेंड इफेक्ट एंड स्लो वॉलेंट्री मूवमेंट से ब्रेडिकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया आता है। ठीक है, ड्रिलिंग क्यों होती है, लॉस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के कारण ड्रिलिंग होती है। ठीक है, थर्ड इसका राइट आंसर आएगा। कई बच्चे कहेंगे कि सर बताया नहीं, दिखाया लिखाया नहीं है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद करोगे। और इसके अलावा दोस्तों बस एक ही बचा ना, एक बचा है आपका
तो वो क्या है कि क्यों होता है ये, तो डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया के कारण होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, कोशिश किया कि आपको हर चीज़ में समझाऊँ, नए नए टर्म्स जो हैं हर चीज़ लेके आऊँ, कि ऐसा नहीं हो कि कोई एग्जाम में आ जाए और आप धड़ाम से आपको भी पार्किंसन हो जाए, आप गिर जाओ चलते समय, आपका बैलेंस बिगड़ जाए। तो वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। आप हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सभी अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।